आज देखते हैं प्रत्यक्ष कर। कल अप्रत्यक्ष कर पढ़े थे, आज हम देखते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट टैक्स, सही। डायरेक्ट हमको मालूम होता है कि हम कर भुगतान कर रहे हैं। कर हम क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष कर हमारा जो हम कर चुका रहे हैं, हमको मालूम होता है हम कर का भुगतान कर रहे हैं। जैसे आप देखते हैं आय, किसी का आय अधिक है तो उनको इनकम टैक्स देनी पड़ती है, आयकर देनी पड़ती है। संपत्ति अधिक है, संपत्ति कर देनी पड़ती है। जैसे आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान के लिए आपको क्या देनी पड़ती है? टैक्स देनी पड़ती है। बिजली का उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए भी आपको क्या देनी पड़ेगी? कर देनी पड़ती है। तो ये हम हमको मालूम होता है कि ये प्रत्यक्ष कर है, सही, क्योंकि हमको मालूम है कि हम कर भुगतान कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष कर वे कर होती है, प्रत्यक्ष कर वे कर होती है जो व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को देनी होती है। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को देने होते हैं। जो हम कर चुका रहे हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से सरकार को कर देनी पड़ती है। और ये कर व्यक्ति की आय एवं कंपनियों पर, ये जो कर होती है व्यक्ति की आय, यह कंपनी होती है, यह व्यापार से होने वाली आय पर लगता है। यदि हम व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार से हमको आय की प्राप्ति होती है। कंपनी हम संचालित कर रहे हैं तो कंपनी से जो हमको आय की प्राप्ति होती है, इस पर भी हमको क्या देनी पड़ती है? कर चुकानी पड़ती है, कर देनी पड़ती है। इसलिए इन करों को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर कहते हैं। क्या समझे? प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को देने होते हैं। प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? वे कर होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को देने होते हैं। ये कर व्यक्ति की आय पर लगाई जाती है, कंपनी है या व्यापार से होने वाली आय पर लगाई जाती है, ठीक है। कारखाने व्यापार करने वाली कंपनी को, कारखाने हैं या व्यापार करने वाली जो कंपनी, इनको निगम कर चुकाना होता है। ध्यान से सुनो, कारखाने या व्यापार करने वाली जो कंपनी होती है इनको निगम कर चुकानी पड़ती है। यह कर कंपनियों को अपनी सभी कच्चे जो माल होते हैं, यह जो कर होती है क्या होती है? कंपनियों के द्वारा जो कच्चे माल है, कर्मचारियों के वेतन है, काटने के बाद जो कंपनी है, कोई भी कंपनी हो, उत्पादन करने के लिए उनको क्या जरूरत पड़ती है? रोज के लोगों को, श्रमिकों को रखना पड़ता है। अब हम उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन शुल्क तो छोड़ दो, और तो अप्रत्यक्ष करें। काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, इनको हम क्या देते हैं? वेतन देते हैं। कच्चा माल है, इनके खर्च को निकाल करके, इनके खर्च को काट दिया है, उसके बाद जो आय की प्राप्ति होती है, इन पर हमको क्या देनी पड़ती है? निगम कर देनी पड़ती है, ठीक है। अब देखते हैं आयकर, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बोलते हैं आयकर। व्यक्ति की निजी आय पर लगाया जाता है। जो आयकर होती है क्या होती है? व्यक्ति की निजी आय पर, हमारी व्यक्तिगत आय पर लगाया जाता है। आय के कई प्रकार के स्रोत हैं, जैसे वेतन है, भत्ते हैं, पेंशन है। किसी को वेतन मिलता है काम करते हैं, किसी को भत्ता मिलता है, किसी को पेंशन दी जाती है। ये आय के स्रोत है।
इसके अलावा कोई व्यक्ति बैंक में रखी जमा राशि पर भी ब्याज अर्जित कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति में फिक्स डिपॉजिट किया और उनको पेंशन चाहिए या बैंक में पैसा रखा हुआ है, इस जमा राशि पर भी बैंक ब्याज अर्जित कर सकता है। अपनी किसी संपत्ति को किराए पर देकर, हम किसी संपत्ति को क्या दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, इससे हमको जो आय की प्राप्ति होती है, इन पर भी हमको क्या देनी पड़ती है, आयकर देनी पड़ती है। कोई संपत्ति है, कारखाना के लिए हम क्या करती है, अपनी संपत्ति को किराया दे दी, इससे जो आय की प्राप्ति हो रही है, एक क्या होती है आयकर, एक क्या होती है निश्चित सीमा के बाद देनी पड़ती है। सीमा निर्धारित कर दी गई है, उसके बाद यदि साल में आपको आय की प्राप्ति इतनी हो रही है जो सीमा से अधिक है, हमको आयकर देनी पड़ती है। आयकर एक निश्चित आय से अधिक आय की राशि पर देनी होती है। जो आयकर होती है क्या होती है, एक निश्चित आय से अधिक आय की राशि पर देना होता है। आयकर कुल आय का एक निश्चित प्रतिशत होता है। आय जो कर हम दे रहे हैं कुल आय का एक निश्चित प्रतिशत होता है, निश्चित दर की या निश्चित प्रतिशत की दर से हमको आयकर देनी पड़ती है। जिनकी आय अधिक होती है उन्हें अधिक आयकर का भुगतान करना पड़ता है। जिनकी आय क्या होती है, अधिक होती है, उनको अधिक आयकर इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ता है, आयकर देनी पड़ती है। इसमें एक तालिका है, व्यक्ति है ज्योति नाम की, आसिफ नाम की, जतिंदर नाम। ज्योति क्या है, दैनिक मजदूर है और इनकी मासिक आय, हर महीने की आय हम देखें 1500 रुपये है। ज्योति क्या है, दैनिक मजदूर है, इनकी मासिक आय 1500 रुपये है। तो इनको निश्चित जो इनकम टैक्स है वो 50 रुपये है। इनकी जो इनकम टैक्स है वो क्या है, 50 रुपये है ज्योति की। आसिफ स्कूल शिक्षक है, स्कूल में पढ़ाता है, इनकी मासिक आय 8000 रुपये है, इनको ही 50 रुपये टैक्स देनी पड़ती है। इनकी मासिक आय 1500 है, इनकी 8000 है, एक की 30,000, सबको टैक्स 50 रुपये देनी पड़ती है। सभी को टैक्स 50 रुपये देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि तीनों व्यक्तियों से यदि एक समान आयकर लिया जाए तो क्या उचित होगा? सभी से समान रूप से टैक्स ली जा रही है, या उचित होगा कि नहीं होगा? ज्योति अगर अपने बच्चों को ठीक से 2 वक्त का रोटी नहीं खिला पाती है तो क्या उसे 50,000 रुपये 50 रुपये कर लेना ठीक रहेगा? जिनकी आय, ये ज्योति है, मासिक आय 1500 रुपये, ये ज्योति 1500 रुपये मासिक आय। आसिफ यार इसकी मासिक आय 8000 रुपये है। जतिंदर है, इसकी मासिक आय 30,000 रुपये। ज्योति एक दैनिक मजदूरी का काम करता है, आसिफ एक स्कूल शिक्षक है, जतिंदर एक क्या है, व्यवसायी है, व्यापारी है। फिर भी सभी को 50 रुपया इनकम टैक्स देनी पड़ती है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो हर व्यक्ति क्या है, निश्चित प्रतिशत कर के रूप में लिया जाता है। हर व्यक्ति को क्या देनी पड़ती है, आय पर निश्चित प्रतिशत कर के रूप में लिया जाता है, सभी व्यक्ति को देनी पड़ती है। सभी व्यक्तियों से एक ही दर से कर लेना उचित नहीं है। क्यों?
क्योंकि अभी भी ज्योति के पास अपने जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं। सभी से एक समान टैक्स आयकर लेना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं ज्योति के पास अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। हो सकता है कि आसिफ के पास भी अपने घर की मरम्मत के लिए पर्याप्त पैसे न हो, लेकिन जतिंदर से 20% आय कर लिए जाए तब भी उसके पास बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि बच जाए। यदि हम देखें इन दोनों से, यदि हम देखें ज्योति से आसिफ और जतिंदर, यदि जतिंदर से 20% भी हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, फिर भी जतिंदर के पास इतना पैसा बच जाता है कि वो अपनी जीवन निर्वाह, अपने परिवार की जीवन निर्वाह करने के लिए उसके पास पर्याप्त इनकम रहेगा, पैसा रहेगा। आयकर को और अधिक न्यायोचित बनाने के लिए, आयकर को अधिक न्यायोचित बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि निश्चित राशि से ज़्यादा कमाने वालों से आयकर लिया जाए। निश्चित राशि से ज़्यादा जिसकी आय है, ज़्यादा जिनकी इनकम है, जो ज़्यादा कमाते हैं उनकी आय पर ही लिया जाना चाहिए। ठीक है, एक निश्चित आय पर कर लगाई जानी चाहिए, छोड़ दी जानी चाहिए। इसके बाद देखते हैं करारोपण में न्याय संगतता। करारोपण में न्याय संगत है कि नहीं है, लोगों से कर वसूल किया जा रहा है, ये न्याय संगत है कि नहीं है, इसको हमको बताना है। समाज में रहने वाले जो लोगों की सोच है, समाज में रहने वाले लोगों की सोच है इस बात पर निर्भर करती है, समाज में रहने वाले लोगों की जो सोच है इस बात पर निर्भर करती है कि कर प्रणाली किस प्रकार अपनाई जाए। कई लोगों का मत है कि कुछ खास लोगों के पास तो लाखों करोड़ों की संपत्ति, कुछ लोगों का सोच है, मत है कि कुछ लोगों के पास क्या है, लाखों करोड़ों की संपत्ति, जबकि एक वर्ग ऐसा भी है जो अपने 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुगाड़ नहीं कर पाता। समाज में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है जो लाखों करोड़ों की इनके पास संपत्ति है। दूसरी तरफ हम देखें तो कई ऐसे वर्ग हैं जो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से खा नहीं पाते। इस प्रकार आय की इतनी अधिक असमानता उचित नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं समाज में आय की जो वितरण है इसमें क्या है, असमानता है। इसलिए सरकार को संपन्न लोगों से अधिक कर लेना चाहिए। इसलिए क्या किया जाना चाहिए कि जो सरकार है उनको संपन्न लोगों से कर अधिक लेना चाहिए और गरीबों से कुछ कर या न्यूनतम कर वसूल करना चाहिए, यह कर नहीं लेना चाहिए। अगर सरकार चाहे तो संग्रहित किए गए आय से, यदि सरकार चाहे तो क्या कर सकते हैं, संग्रहित किए गए आय है उनसे गरीबों को बेहतर मौका उपलब्ध करवा करके, संग्रहित आय से क्या कर सकते हैं सरकार हो, गरीब वर्ग के जो व्यक्ति है उनको बेहतर मौका उपलब्ध करवा करके जीवन स्तर में सुधार कर सकती है, सुधार किया जा सकता है। यदि हम देखें उदाहरण में ज्योति है, आसिफ है और जतिंदर के उदाहरण आप पढ़ें, बताए हम कई देशों की सरकारें अधिक आय अर्जित करने वाले लोगों से उच्च दर से कर वसूल करती है। कई देशों में देखते हैं सरकार में जिनकी आय अधिक है उनसे अधिक कर ली जाती है और जिनकी आय कम उनसे कर नहीं ली जाती, कर में छोड़ दी जाती है। इस प्रकार आयकर के नियमों के आधार पर हम देखें जिनकी आय अधिक है, इस प्रकार यदि हम देखते हैं कि आय का जो अधिनियम है, नियम है, इसके अनुसार जिनकी आय अधिक है कुल कर में उनका हिस्सा भी अधिक हो रहेगा और जिनकी आय कम है कुल कर में उनका हिस्सा कम रहेगा। जिनकी आय कम है उनको कम कर चुकाना पड़ेगा और जिनकी आय अधिक है उनको
अधिक कर चुकाना पड़ेगा। तो किसी वस्तु खरीदने पर अमीर और गरीब दोनों को समान कर देना होता है। जो भी हम वस्तु खरीदते हैं अमीर वर्ग के व्यक्ति के लिए और गरीब वर्ग के व्यक्ति, सभी वर्ग के व्यक्ति के लिए क्या होती है, कीमत एक समान होती है। ऐसे नहीं कि गरीब वर्ग के व्यक्ति उनसे कम कीमत लिया जाए और उच्च वर्ग के व्यक्ति उनसे अधिक कर ली जाए या उनसे कीमत अधिक लिया जाए, ऐसा नहीं है। जो भी हम मार्केट में बाजार में वस्तु खरीदते हैं उन सभी वस्तुओं की कीमत क्या होती है, समान होती है। अगर अमीरों और गरीबों के बीच कर के मामले में अंतर करना हो इसका उपाय यह है कि आवश्यक वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगाया जाए। विलासिता संबंधी जो आवश्यकताएं होती हैं जैसे कार है, लैपटॉप है, एयर कंडीशनर है, रेस्टोरेंट में भोजन करने पर टैक्स लगाया जाए। जैसे हम देखते हैं समाज में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, उच्च वर्ग और गरीब वर्ग के व्यक्ति होते हैं। तो उच्च वर्ग के व्यक्ति और निम्न वर्ग के व्यक्ति जो आवश्यकता की वस्तु है, आवश्यकता की वस्तु है, इन पर कर नहीं लगाई जाती। इनकी जो कीमत होती है वे कम होती है। किस पर कर की दर बढ़ा दिया जाए, जो विलासिता की वस्तुएं होती है, विलासिता संबंधी वस्तुएं होती है, उन पर कर की दर में बढ़ोतरी किया जाए। जैसे कार है, एयर कंडीशनर है, लैपटॉप है, रेस्टोरेंट में हम भोजन करते हैं, इस पर टैक्स बढ़ा दिया जाए। वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाते समय सरकार को एक और जरूरी बात ध्यान रखनी चाहिए कि कई वस्तुएं और सेवाएं जिनका लोग सीधा उपभोग नहीं करते, कई वस्तुएं और सेवाएं ऐसे हैं जिनका सीधे तरह से लोग उपयोग नहीं करते। जैसे डीजल है, एल्युमिनियम है, स्टील है, मशीनें हैं, ट्रक है, टायर है, ये सभी क्या है, सीधे उपभोग नहीं किए जाते, लेकिन इन चीजों पर कर बढ़ाया जाता है। सीधा उपयोग नहीं किया जाता है लेकिन इन पर कर बढ़ाया जाता है। इनको उपयोग से बनने वाली अन्य वस्तुओं या इनकी मदद से परिवहन होने वाली चीजों पर भी दाम बढ़ जाते हैं। हम सीधा इनको उपभोग करें या ना करें लेकिन हम मदद लेते हैं। जैसे डीजल, हमारे पास गाड़ी नहीं है नहीं, लेकिन हम दूसरे की गाड़ी में सफर करते हैं तो इनकी कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, दाम बढ़ेगा। भले ही गरीब लोग अनाज और कपड़ा खरीदते हैं लेकिन डीजल और जीएसटी पर कर बढ़ने से उसका हिस्सा गरीबों को भी भुगतना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। तो इस प्रकार करारोपण क्या है, कर लगाई जाती है वे। यदि हम देखें, भले हम सीधा तौर पर डीजल को उपयोग नहीं करते, मशीन को उपयोग नहीं करते, लेकिन गरीब वर्ग को इनका भुगतान करना ही पड़ता है। हमारे पास गाड़ी नहीं है, जैसे बस में हम आना जाना करते हैं तो बस, हमारे पास बस नहीं है, एक दूसरे बस में हम जाते हैं, यदि डीजल की कीमत बढ़ेगी नहीं, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो बस का भाड़ा बढ़ेगा। तो हम क्या करें, उन करों को चुका रहे, भुगतान कर रहे, ठीक है। अब हम देखते हैं कर अपवंचन या कर की चोरी। कर अपवंचन या कर की चोरी, लोग अपनी आय का पूरा विवरण नहीं देते, लोग अपनी आय का पूरा विवरण नहीं देते, बल्कि जितना कमाते हैं उनकी तुलना में बहुत कम दर्शाते हैं। व्यक्ति हैं, लोग हैं, वे अपनी आय का पूरा विवरण नहीं देते, जितनी कमा रहे हैं उसको वो कम बताते हैं, कम दर्शाते हैं, छुपा कर रखी हुई इस आय को काला धन कहा जाता है। हमारी जो आय है, इनकम है, संपत्ति, हम क्या करते हैं, उनको छुपा कर रखते हैं। इसी छुपा कर रखी हुई जो आय है उनको हम क्या कहते हैं, काला धन कहते हैं। कई कारखानों के मालिक हैं, अमीर जमींदार हैं, व्यापारी जितना कमाते हैं उससे कम दिखाते हैं। अभी आप देख रहे हैं मकान के मालिक है, कारखाने के मालिक, जमींदार,
व्यापारी है, वो जितना कमा रहे हैं वो पूरा कमाई को नहीं दिखाता है, नहीं दर्शाता। उनकी आय अधिक है लेकिन वे उनको नहीं दर्शाते हैं, अपनी आय को कम बताते हैं। जिन लोगों के एक निश्चित मासिक वेतन मिलते हैं उनकी आय की गणना आसानी से की जा सकती है। जिन लोग नौकरी में, सरकारी नौकरी में, उनकी आय तो निश्चित है और उनकी आय को सभी लोग जानते हैं, सरकार भी उनको मालूम होती है। और उनकी आय पर कर जहाँ से वेतन प्राप्त करते हैं वहाँ से सीधे काट लिए जाते हैं। उनकी आय पर कर जो इनकम टैक्स होती है वे वेतन से ही काट ली जाती है, इसलिए वेतन पर कर की चोरी करना काफी मुश्किल होता है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी आय सबको मालूम होती है, उनकी आय सबको मालूम होती है, तो उनकी आय पर जो कर लगता है उनको सीधे उनके वेतन से काट दिया जाता है, इसलिए वे कर की चोरी नहीं कर सकते, कर अपवंचन नहीं कर सकते। कर चोरी मतलब कर अपवंचन नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं व्यापारी है, कारखाना का मालिक है, जमींदार है, उनकी आय शासन को मालूम नहीं होती, इसलिए उनको टैक्स कम देनी पड़ती, कई लोग टैक्स चोरी करते हैं। कृषि से जो आय प्राप्त होते हैं उन पर कर नहीं लिया जाता। कृषि जो किसान वर्ग, कृषक वर्ग के व्यक्ति होते हैं, इनसे जो कृषि से आय की प्राप्ति होती है उन पर कर नहीं लिया जाता है। ठीक है। इस प्रकार कर की चोरी करने वाले लोग कई तरह के होते हैं। जो आसपास जिनके पास काला धन है एकत्रित करके रखते हैं। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए आयकर विभाग द्वारा समय समय पर कर चोरी करने वाले लोगों के ठिकानों पर छापे भी मारे जाते हैं। जिनके पास काला धन है, आय से अधिक जिनके पास संपत्ति है, उनके घर आयकर विभाग द्वारा समय समय पर चोरी कम करने के लिए क्या की जाती है, उनके ठिकाने पर छापे मारे जाते हैं। विभाग कर चोरी की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग कर का भुगतान आसानी से कर सकें। विभाग के द्वारा कर चोरी करने की जो प्रक्रिया होती है, कर चुकाने की जो प्रक्रिया है उनको और अधिक क्या करिए, सरल बना रही, ताकि लोग कर का भुगतान आसानी से कर सकें। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष कर को आसानी से संग्रहित किया जा सकते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अप्रत्यक्ष कर होती है, इनको हम आसानी से संग्रहित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, वस्तुओं की कीमत में शामिल होती है। जैसे हम देखते हैं उत्पादन शुल्क कारखानों से प्राप्त होते हैं, सीमा शुल्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से, बंदरगाहों से प्राप्त होते हैं, बिक्री कर व्यापारियों से वसूल किए जाते हैं। बिक्री कर में भी कर की चोरी की जाती है। बिक्री कर में भी हम देखें तो कर की चोरी की जाती है। जैसे कोई व्यापारी में समुचित बिल जारी नहीं करता, हम बिक्री कर भुगतान एवं भुगतक में बिक्री कर का भुगतान कर रहे हैं, चुका रहे हैं, लेकिन व्यापारी लोग क्या करते हैं, हमको बिल नहीं देते, बिल जारी नहीं करते और अपने आधिकारिक बही खातों में बिक्री को कम दर्शाते हैं। उनके पास बही खाता होता है, उन बही खातों में वे क्या करते हैं, अपनी बिक्री को कम दिखाते हैं। वेट का मकसद ही वस्तु और सेवाओं पर होने वाली इन कर चोरी को कम करना है। वेट का जो लगाई जाती है, वेट का मकसद क्या है, कर चोरी को रोकना। जैसे आप जीएसटी लगा रही हैं तो जीएसटी का मतलब क्या है, कर चोरी हो रही है, इसको रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। कर की चोरी अधिक मात्रा में होती है, इनको रोकना इनका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद कर और व्यय, इसके बाद देखते हैं कर और व्यय। कर पर मिलने वाली छूट और कर चोरी के कारण भारत में कर संग्रहण अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। हमारे भारत देश में क्या है, कर में मिलने वाली छूट है और कर चोरी के कारण भारत में कर संग्रहण अन्य देशों की तुलना में काफी कम है।
इसलिए भारत में कर संग्रहण के साथ साथ सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च भी कम, क्योंकि कर वसूल नहीं हो पाएगा। अब कर वसूल नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, सरकार द्वारा भी खर्च कम किया जाएगा। कर संग्रहण का सीधा प्रभाव सरकार द्वारा किए जाने में खर्च पर पड़ता है। कर संग्रहण, कर और व्यय, अब सबको मालूम है सरकार को जितनी अधिक आय की प्राप्ति होती है, कर के माध्यम से जितनी अधिक आय की प्राप्ति होगी उतनी अधिक सरकार क्या करेगी, लोगों पर खर्च करेगी, सार्वजनिक हित पर व्यय किया जाएगा, सार्वजनिक हित पर खर्च किया जाएगा। अब कर की प्राप्ति सरकार को कम हो रही है तो सरकार सार्वजनिक हित पर कम व्यय करेगी। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में कर संग्रहण कम होता है तब राजस्व में भी कमी आती है। यदि हम देखें तो राजस्व में कमी का मुख्य कारण क्या है, कर संग्रहण कम होना। इससे सरकार के पास खर्च करने के लिए धनराशि भी कम हो जाती है। यदि कर के माध्यम, आप सबको मालूम है कर के माध्यम से सरकार को आय की प्राप्ति होती है, और यदि कर वसूल नहीं होगा तो क्या होगा, सरकार पास खर्च करने के लिए पैसा, धनराशि कम हो जाएगा। इस प्रकार यदि हम देखें देश की यदि विकास, हम देखें कि सरकार देश के विकास के लिए खर्च कर सके, इसके लिए कर जरूरी है। सरकार भी क्या करती है, देश के विकास के लिए इनको खर्च करना पड़ता है, और खर्च को पूरा करने के लिए, आय प्राप्त करने के लिए कर लगाना जरूरी है। सरकार आम लोगों को सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, देश के लोगों को आजीविका दिलवाने के लिए, देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। सरकार क्या करती है, आम लोगों को सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लोगों को आजीविका दिलाना है, देश में आर्थिक जो गतिविधियां हैं इनको बढ़ावा देना है। तो सरकार को क्या करनी पड़ती है, प्रत्येक वर्ष बजट पेश करनी पड़ती है, जिसमें वर्ष भर में होने वाले खर्च और उस खर्च के लिए राजस्व की व्यवस्था का लेखा जोखा होता है। सरकार क्या करती है, आप सबको मालूम है, सरकार को खर्च करनी पड़ती है, और खर्च किए तो आय की प्राप्ति होती है। आय और व्यय का लेखा जोखा सरकार को देनी पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं, राजस्व कहते हैं। राजस्व कई प्रकार के करों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आप सभी पढ़ें कि राजस्व में कई प्रकार के कर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, और इनमें हम देखें दो प्रकार से कर लगाई जाती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में आयकर, प्रत्यक्ष कर में आयकर को शामिल की जाती है, और अप्रत्यक्ष में जितने भी अभी आप पढ़ें इनको शामिल किया जाता है। ये हो गया चैप्टर